नमस्कार दोस्तों, मैं सतपाल वर्मा HSAS अपने YouTube चैनल SP टॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो हरियाणा सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 2016 की श्रृंखला में एपिसोड नंबर 15 इसका नंबर दिया गया है। आज इसमें हम पेंशन रूल पर चर्चा कर रहे हैं। ये एपिसोड अलग अलग नंबरों से आएंगे दोस्तों, क्योंकि सभी विषयों पर मैं वीडियो ला रहा हूं। एक ही प्रकार के वीडियो बनाता रहा तो एक ही विषय चलता रहेगा पेंशन का। बीच में जनरल रूल भी हैं, टीए रूल भी हैं, ACP रूल भी हैं और अन्य मुद्दे हैं, वो पीछे रह जाएंगे। तो मैंने सोचा कि सभी विषयों पर धीरे धीरे ताकि ज्ञान वृद्धि होती रहे सभी विषयों पर, और सभी विषयों पर मैं आपके सामने ज्ञान वृद्धि के लिए वीडियो लाता रहूंगा। तो ये वीडियो पेंशन से संबंधित है। पिछला वीडियो था दोस्तों मेरा, इससे पिछला पेंशन का एपिसोड नंबर 14। उससे पहले एपिसोड नंबर 6 था। मैं आपको बता दूं दोबारा कि पेंशन पर एपिसोड नंबर 6, एपिसोड नंबर 7, एपिसोड नंबर 14 आपके सामने आ चुके हैं। आज ये एपिसोड नंबर 15 भी पेंशन पर आधारित है। तो इसके हम जो पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी, सर्विस क्वालिफाइंग फॉर पेंशन, हमारा चैप्टर जो चल रहा था वो 4 चल रहा था। उसमें हमने रूल 14 का पूरा ज्ञान अर्जित किया। आज हम रूल 15 चर्चा करेंगे। HCS हरियाणा सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 2016 का चैप्टर 4 का रूल नंबर 15। टाइटल है बेनिफिट ऑफ पार्ट सर्विस टुवर्ड्स पेंशन। दोस्तों, इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, आपसे मेरा हक है, आपको मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं और अपना हक भी जताते हुए आपसे एक गुजारिश कर रहा हूं कि आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर तुरंत करें। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। इससे मेरा हौसला अफजाई होगा और आपको बेहतरीन से बेहतरीन डिटेल्ड वीडियो आपको रूलों पर व्याख्या सहित मैं आपके लाता रहूँगा दोस्तों। चलिए चर्चा करते हैं। रूल नंबर 15, बेनिफिट ऑफ पार्ट सर्विस टुवर्ड पेंशन। इसका सब रूल ए दिया है, कैपिटल A से। दोस्तों, साथ साथ में स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूं आपको। जो कुछ मैं बोल रहा हूं वो किताब में लिखा हुआ है, उसका फिर मैं अर्थ समझाता हूं आपको। उसकी जो बारीकियां हैं वो बताता हूं आपको। यदि कोई कैलकुलेशन है वो करके समझाता हूं आपको मैं। टाइटल है इसका A का, ऑन अपॉइंटमेंट फ्रॉम एनी अदर गवर्नमेंट टू हरियाणा गवर्नमेंट। यदि किसी अन्य सरकार से, हरियाणा से इतर जो सरकारें हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट की हैं या सेंटर की हैं, वहां से यदि हरियाणा में नौकरी पर अपॉइंटमेंट होती है, नियुक्ति होती है, और वो जो है ना सेवा काल जो है उसका क्या होगा, उसका जो है ना बेनिफिट पार्ट सर्विस का, पिछली सर्विस का कैसे मिलेगा, वो इस रूल में बताया गया है। ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ सेंटर और एनी अदर स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ध्यान देना, जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़ करके, इस वक्त वो अभी आपको पता ही है कि वो यूटी बन चुके हैं नए प्रावधानों के अनुसार। उनके अनुसार यदि भविष्य में कोई अमेंडमेंट आएगी इन रूलों में तो वो भी मैं आपके सामने वीडियो के माध्यम से लाऊंगा। लेकिन वर्तमान समय में जो रूल में है प्रावधान है उसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ सेंटर और एनी अदर स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर हु कवर्ड अंडर द पेंशन रूल्स देयर ऑन हिज, यदि वहाँ पे पुरानी जगह पे, पुराने राज्य में या सेंटर में जहाँ वो पहले काम करता था हरियाणा में आने से पहले, वहाँ पे यदि पेंशन थी उसको, और कैसे हुआ, ए
परमानेंट ट्रांसफर, यहाँ पे परमानेंट आया है, ट्रांसफर होगा, टेम्परेरी नहीं कि 2 साल के लिए फिर चला जाएगा, क्योंकि पेंशन की गणना तो वो उसका जहाँ से रिटायर होगा वहाँ वो देगा। विभाग बी में लिखा है सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट, या वह नौकरी छोड़ करके यहाँ आया है, एक तो परमानेंट ट्रांसफर होकर आया है, या उस नौकरी पर त्याग पत्र दिया है और फिर थ्रू प्रॉपर चैनल उसने अप्लाई किया था, उस पर यहाँ नियुक्त हुआ है। ये 2 प्रकार की सेवाएं बताई। शैल बी एंटाइटल्ड, ये पिछली सर्विस, इन दोनों रूपों में शैल बी एंटाइटल्ड टू गेट द बेनिफिट ऑफ पास्ट क्वालिफाइंग सर्विस टुवर्ड्स पेंशन ड्यूली वेरीफाइड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी ऑफ हिज प्रीवियस गवर्नमेंट प्रोवाइडेड ही सबमिटेड हिज एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल। कि वो इस आशय की नौकरी पे जब लगा यहाँ पे उसने एक तो थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई किया हो और अपने विभाग से वह सर्विस वेरीफाई करवा के लाएगा जो उसने वहां की है और उसका बेनिफिट यहां ले लेगा। कहने का भाव ये हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट में या किसी अन्य स्टेट गवर्नमेंट में, एनी अदर स्टेट गवर्नमेंट, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, वहां से हरियाणा में आया है, राजस्थान, कहीं से भी आया है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, तो उसके पार्ट सर्विस वाला नियोक्ता वो सर्टिफाई कर देगा उस सर्विस को कि हाँ इसने यहाँ पे पेंशनेबल पोस्ट पे नौकरी करी है इतने दिन, यहाँ से यहाँ तक। शर्त है कि वहां भी पेंशन होनी चाहिए उसकी। उन कर्मचारियों के जो 1/1/2006 से पहले नियुक्त हो चुके हैं नई भर्ती पर, उन पर, और यदि ऐसे कर्मचारी जो वहां पेंशनेबल पोस्ट पर थे और यहां ट्रांसफर हो गए आए हैं, इतनी क्वालिफाइंग सर्विस है उनकी, तो वो सारी क्वालिफाइंग सर्विस माननी जाएगी। आगे नोट दिया है नंबर 1, फॉर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ पास्ट क्वालिफाइंग सर्विस द गवर्नमेंट एम्प्लॉय शैल हैव टू सबमिट एन एप्लीकेशन टू द कंपिटेंट अथॉरिटी विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग सर्विस इन हरियाणा गवर्नमेंट। और जब इस प्रकार का लाभ लेना चाहता है वो कर्मचारी जो आया है बाहर दूसरे राज्य से या दूसरी सरकार से, वो 1 साल के भीतर नई अपॉइंटमेंट जो हुई है उसकी यहाँ हरियाणा सरकार में, उस पर ज्वाइन करने के 1 साल के भीतर 1 साल के भीतर एप्लीकेशन देगा कि जी मेरे को पार्ट सर्विस का बेनिफिट दिया जाए। 1 साल कौन सा? फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग से हरियाणा में। नोट 2, सर्टिफिकेट रिगार्डिंग क्वालिफाइंग सर्विस rendered by the government employee shall be contained from the competent authority after permanent transfer or subsequent appointment as the case may be and not at the time of retirement. Certificate regarding qualifying service rendered by the government employee shall be obtained from the competent authority after permanent transfer. जब वो परमानेंट ट्रांसफर हो जाएगा तो वहां की जो कंपिटेंट अथॉरिटी है उससे वो सर्टिफिकेट लेगा, प्रमाण पत्र लेगा, अपना सर्विस बुक में एंट्री करवाएगा या अलग से लिखवा के लाएगा, जैसा भी है द केस में भी वो अथॉरिटी जैसी जिस रूप में भी देना चाहे वो वहां दे देगा। वो सर्टिफिकेट लेके आएगा और यहाँ प्रस्तुत करेगा कि जी मैंने एक इतना वहां नौकरी करी है, और ये देगा ज्वाइनिंग से 1 साल के भीतर, ये नहीं एंड नॉट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट के जब वो रिटायर हो रहा है 58 साल की उम्र पे 10 साल के बाद तब कहे कि जी मेरे को वो पिछला बेनिफिट दे दो। नो, ये शर्त है कि उसको आते ही देना होगा विद इन 1 ईयर, वरना उसको ये बेनिफिट से वंचित रहना पड़ेगा। ये रूल में प्रावधान है। ऐसा तो नहीं लिखा कि वंचित रहना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ही यही है कि उसको 1 साल के भीतर, क्योंकि हम लोग तो जो रूल में लिखा हुआ है उसकी अनुपालना करते हैं, उसको तोड़ मरोड़ नहीं सकते। अपनी सुविधा के अनुसार नहीं तोड़ा मरोड़ा जा सकता किसी भी रूल को। नोट नंबर 3, ऑन अपॉइंटमेंट फ्रॉम वन गवर्नमेंट टू अनदर
एक सरकार से दूसरी सरकार में नियुक्ति पाने के उपरांत क्या होगा, द लायबिलिटी ऑफ पेंशनरी बेनिफिट इंक्लूडिंग द बेनिफिट ऑफ पार्ट क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ प्रीवियस गवर्नमेंट shall be borne in full by the government to which the government employee permanently belongs at the time of retirement। कि चाहे उसकी पिछली सर्विस है और नियुक्ति हुई तो जो इस समय वो रिटायर हो रहा है उसकी सारी की सारी सर्विस का बेनिफिट रिटायरमेंट का वो देगा, जहाँ पे वो रिटायरमेंट के समय परमानेंटली उसके संबंधित तो हो, उस विभाग से परमानेंटली संबंध जिसके साथ है वो देगा, चाहे वो पुराने वाला हो चाहे वो नए वाला हो। ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दिया है। इसमें अपेंडिक्स 5 दिया गया है, कहाँ पे, गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल 1990, एक नए रूल हैं, अकाउंट के रूल हैं, गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल 1990, उसके अपेंडिक्स 5 में भी दिया गया है। और एसएस कैंडिडेट के पास हैं ये किताब, गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल 1990 जो एसएस के कैंडिडेट हैं उनके पास है, वो आप देख सकते हैं वहाँ पे कि वहाँ पे भी ये सेम टू सेम ऐसा प्रावधान किया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे क्लासिफिकेशन का जिक्र है। अकाउंटिंग रूल क्या है, गवर्नमेंट के जो हम खर्चे करते हैं उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में वर्णन किया गया कि हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, किस हेड में कौन सा खर्चा किस हेड में जाएगा या किस सब हेड में जाएगा। तो ये वो आज के वीडियो में वो विषय नहीं है, लेकिन क्योंकि किताब का नाम आया है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको क्लियर कर दूं इसका भी कंसेप्ट, इसका मतलब क्या है। नोट 4, कंपिटेंट अथॉरिटी टू ग्रांट द बेनिफिट ऑफ पास्ट क्वालिफाइंग सर्विस टुवर्ड पेंशन एलिजिबल अंडर दिस रूल शैल बी द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट इन कंसल्टेशन विद द फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब ये जो क्वालिफाइंग सर्विस की बेनिफिट को, पार्ट सर्विस को बेनिफिट देने का जो अधिकार है, पावर है, वो किसके पास है, अथॉरिटी तो है ना कंपिटेंट के, कंपिटेंट अथॉरिटी विल ग्रांट। हु विल कंपिटेंट अथॉरिटी फॉर द ग्रांट ऑफ दिस बेनिफिट ऑफ पार्ट सर्विस इनटू पेंशन फॉर क्वालिफाइंग सर्विस, कौन सा, कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, उस विभाग का जिस विभाग में वो आदमी ट्रांसफर हो गया है, वो एम्प्लॉय ट्रांसफर हो गया है, विद द कंसल्टेशन ऑफ एफडी, वित्त विभाग। दोनों विभागों को बीच में जोड़ दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट पहले उसकी अनुमति लेगा, उसकी संस्तुति लेगा, सहमति लेगा, उसकी सलाह लेगा, किसकी, वित्त विभाग की, फाइनेंस डिपार्टमेंट की, और उसके बाद फिर जो भी सलाह वित्त विभाग देगा उसके अनुरूप एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट उस पर आदेश जारी करेगा, उस बेनिफिट को जारी करेगा उस कर्मचारी के लिए। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि किसी भी मामले में, चाहे वो किसी भी क्लास का कर्मचारी है, ध्यान देना मेरी इस बात पे, ये मत सोचना कि ग्रुप डी का कर्मचारी है या ग्रुप सी का कर्मचारी है, निम्न स्तर के, नो, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ही करेगा इसमें भी विद द कंसल्टेशन ऑफ एफडी, चाहे वो ग्रुप ए का हो, चाहे ग्रुप बी का हो, चाहे ग्रुप सी का हो या ग्रुप डी का हो। जो इस प्रकार से अपॉइंटमेंट होती है कि दूसरे सरकार से आता है, अभी हम ये जिक्र कर रहे हैं ना दूसरी सरकार का, दूसरी सरकारों से जो आने वाले हैं वहां सरकार ही मालिक है, पहले सरकार ओन करेगी फिर विभाग को सुपुर्द करेगी। सब रूल बी, ओन अपॉइंटमेंट फ्रॉम ए पेंशनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू ए डिपार्टमेंट अंडर हरियाणा गवर्नमेंट। अब वो तो थी दोस्तों ऊपर ले जो सब रूल ए था, ये तो था सरकार से, अर्थात सरकार के विभाग से सरकार के विभाग में आ रहा है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, इन बिटवीन स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। अब कहता है कि यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन से, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, लोकल बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है, कोई बोर्ड कॉर्पोरेशन है, गवर्नमेंट ओन्ड है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, वहां से यदि हरियाणा सरकार में अपॉइंटमेंट होती है तो उसकी पिछली सर्विस का क्या होगा। कई हमारे साथी आज भी कंफ्यूजन में हैं, रूल्स आर वेरी क्लियर, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी अब पता नहीं बोर्ड कॉर्पोरेशन की सर्विस काउंट होगी या नहीं होगी। तो ये
आज के इस वीडियो में ये बातें आपके सामने क्लियर हो रही हैं सारी। हम पेंशन की बात कर रहे हैं, किसी और बेनिफिट की बात नहीं कर रहे, ये भी ध्यान देना मेरी बात का। सब रूलों में अलग अलग प्रावधान हैं, तो हम पेंशन की बात कर रहे हैं। इसमें लिखा कि जब कर्मचारी किसी संस्थान से हरियाणा सरकार में आता है तो क्या होगा, ऑन एब्जॉर्प्शन, समाहित होने पर, एब्जॉर्प्शन होते हैं समाहित, वहां से हटके समाहित होना, सीनियरिटी में शामिल होना। वो सीनियरिटी लूज, वो सीनियरिटी खत्म, नई सीनियरिटी में शामिल हो गया है, समाहित हो गया उस विभाग में, उसकी स्ट्रेंथ में समाहित हो गया है, पिछला संबंध विच्छेद हो गया उसका, खत्म हो गया उससे। ऑन एब्जॉर्प्शन और सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट, या तो अब्जॉर्व हो रहा है या वो सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट, अर्थात वह नौकरी छोड़ करके थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई किया उसने और उस पर आगे लग रहा है। सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट मीन अनुगामी, आगे वाली, वर्तमान नहीं आगे वाली। तो वो वर्तमान छोड़ के आगे वाली नौकरी पे आया है, सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट पे आया है। ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम ए पेंशनेबल, ऐसी अवस्था में ए ऑर्गेनाइजेशन टू ए डिपार्टमेंट बोथ अंडर हरियाणा गवर्नमेंट और वाइस वर्सा, दोनों संस्थान और हरियाणा सरकार, वो हरियाणा सरकार के अंडर ही होने चाहिए या वाइस वर्सा हो, हरियाणा सरकार से संस्थान में, संस्थान से हरियाणा सरकार में, या ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा वाइस वर्सा। बी स्टैट्यूटरी बॉडी ओनली अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जीओआई, जीओआई का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्टैट्यूटरी बॉडी संवैधानिक निकाय, जो संविधान की अनुमति से बनती हैं, जो विधायिका बनाती है, जिनको लोकल बॉडी जहां आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एमसी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कमेटीज, वो सारी स्टैट्यूटरी बॉडी हैं, क्योंकि विधायिका बनाती है उनको, गठन उनका विधायिका द्वारा किया जाता है। टू ए डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट और वाइस वर्सा, ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट की विधायिका के अधीन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन जो वैधानिक बॉडी हैं, वो जो हरियाणा सरकार में आते हैं या हरियाणा सरकार से उस बॉडी में जाते हैं, वाइस वर्सा। ऐसों के लिए क्या होगा, द बेनिफिट ऑफ पास्ट क्वालिफाइंग सर्विस शैल बी एडमिसिबल सब्जेक्ट टू कंडीशंस दैट, ऐसे कर्मचारियों की पिछली सर्विस मान्य है, एडमिसिबल पात्र हैं, किसके, क्वालिफाइंग सर्विस के, निम्नलिखित शर्तों के साथ। शर्तें बताइए। नंबर 1, द टर्मिनल बेनिफिट ऑफ पार्ट सर्विस, टर्मिनल कहते हैं सेवा अंतहित लाभ, मीनिंग देर भाई कि नौकरी खत्म तो सारे पैसे दे दो, उसके बाद पेंशन नहीं, कोई लाभ नहीं। जैसे पेंशनेबल पोस्ट पे तो क्या है, कुछ लाभ रिटायरमेंट के उपरांत मिल जाते हैं, जैसे डीसीआरजी, लीव एनकैशमेंट एक्सेट्रा। लेकिन जो टर्मिनल होते हैं, टर्मिनल बेनिफिट का मतलब यह है सेवा समाप्त, सेवा निवृत्ति, लाभ खत्म, संबंध खत्म, उसी दिन सारे अर्थात भुगतान कर दिया गया, आगे कोई भुगतान नहीं करना, वो टर्मिनल बेनिफिट है सारे। और पास्ट क्वालिफाइंग सर्विस, उस नौकरी से जहां से वो आ रहा है उस पर सारे लाभ वहां मिल चुके उसको। रिसीव्ड इफ एनी, यदि उसने कोई लिए हैं वहां पर, उसकी सेवा शर्तें ऐसी थी वहां पे, फ्रॉम द प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन shall have to be deposited in the consolidated fund of Haryana with interest at the rate as applicable to general provident fund। यदि ऐसे उसने कोई लाभ प्राप्त कर लिए हैं, जैसे सीपीएफ वहां बनता है और सीपीएफ उसने ले लिया, जो सरकार का हिस्सा था, सरकार ने अपनी तरफ से दिया था पेंशन की जगह पे और उसका इंटरेस्ट दिया था, वो भुगतान यदि उसने वहां ले लिया, ऐसा वो सारा का सारा पैसा विद इंटरेस्ट हरियाणा सरकार को जमा कराएगा। और इंटरेस्ट किस रेट पर होगा, जो हरियाणा सरकार का समय समय पर जीपी फंड का रेट होगा, सरकार द्वारा निर्धारित
उस रेट पर। और आगे कहा है द इंटरेस्ट शैल बी लेविड एट द रेट एप्लीकेबल ऑन जनरल प्रोविडेंट फंड accumulation from time to time computed in the same manner that is with annual compounding। और वो ब्याज की गणना कैसे होगी, जैसे जीपी फंड अकाउंट, जीपी फंड पर जो पैसा का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है ईयरली कंपाउंडेड होता है। चक्रवृद्धि तो ब्याज बनता है साल के बाद, अर्थात 1 साल का साधारण ब्याज जो उसका बना वो उसके क्लोजिंग बैलेंस में प्लस करके जो अमाउंट बनी विद इंटरेस्ट वो अगले साल का ओपनिंग हो गया और उस पर फिर इंटरेस्ट लगता है, वो चक्रवृद्धि हो गया। कंपाउंडिंग कहते हैं इसको दोस्तों। ब्याज पर ब्याज, लेकिन साल के ब्याज पर ब्याज, साल के ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, वो कंपाउंडिंग कहते हैं। जीपी फंड में उसी मैनर में, उसी रूप में ये ब्याज भी देना पड़ेगा उसको। और कितने दिन का देना पड़ेगा? फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग सर्विस अंडर हरियाणा गवर्नमेंट टू द डेट ऑफ डिपॉजिट इन द स्टेट एक्सचेकर। राज्य कोष में जब वो जमा कराएगा, जिस दिन जमा कराएगा, ज्वाइनिंग की डेट से लेकर राज्य कोष में पैसा जमा था, जिस दिन वो चलान फार्म से पैसे जमा करवा देगा राज्य कोष में, ट्रेजरी में, वह तारीख बैंक की मोहर लगेगी उस पर, डिपॉजिट और ट्रेजरी अकाउंट के लेखे में आएगा। जिस तारीख को ट्रेजरी के अकाउंट में आएगा, ट्रेजरी के लेखों में पैसा आ जाएगा थ्रू बैंक, थ्रू चालान, ज्वाइनिंग के डेट से लेकर के उस दिन तक का उसको वो ब्याज देना पड़ेगा। वो उसी गणना से कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, ईयरली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट एट द रेट एज सैंक्शनड बाय द हरियाणा गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। समझ गए? नंबर 2, the application has been submitted through proper channel in case of subsequent appointment। यदि अनुगामी नियुक्ति है उसकी, पिछली नौकरी को छोड़ करके नई पोस्ट पे आके भर्ती हुआ है दूसरे संस्थान में, तो वह भर्ती उसकी, वह नियुक्ति जो है वह थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई किया गया हो। हर बार यही शर्त है दोस्तों, ये पक्की गांठ बांध लो कि जब भी कोई बेनिफिट देना है इस प्रकार का पार्ट सर्विस का, तो वो थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई होना पहली शर्त है। ठीक है दोस्तों? आगे है नोट फॉर कंपिटेंट अथॉरिटी, सी नोट 4 ऑफ सब रूल ए अबव। ए का नोट 4 में क्या कहा था? कंपिटेंट अथॉरिटी कौन होगी? अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ एफडी। ऐसे मामलों में भी वही अथॉरिटी कंपिटेंट होगी। ये ध्यान देना, बाद में फिर आपको ये अलर्ट कर रहा हूं कि कंपिटेंट अथॉरिटी पे विशेष ध्यान देना है कि कौन, हु विल बी कंपिटेंट अथॉरिटी एवरी टास्क में। जो भी काम कर रहे हो, आप किसी की छुट्टी कर रहे हो, ज्वाइनिंग टाइम कर रहे हो, पे फिक्सेशन कर रहे हो, आपके सामने कंपिटेंट अथॉरिटी का प्रारूप होना चाहिए कि किसकी सैंक्शन चाहिए। हर रूल में अलग अलग कंपिटेंट अथॉरिटियां हैं। यहां बताई एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी विद द कंसल्टेशन ऑफ एफडी। आगे है सब रूल सी, ऑन अपॉइंटमेंट फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट। हरियाणा सरकार के एक विभाग से दूसरे विभाग में जाने पर पिछली सर्विस का क्या होगा? अब वो तो सेम गवर्नमेंट है ना। अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ कि यदि कोई पीडब्ल्यूडी का कर्मचारी एक्साइज एंड टैक्सेशन में जाता है, या वन विभाग का कर्मचारी इरिगेशन में जाता है, या इरिगेशन का कर्मचारी हेल्थ डिपार्टमेंट में जाता है, सरकार तो एक हुई ना, विभाग भिन्न भिन्न हो गए। यदि ऐसा है तो पिछले विभाग का क्या होगा? On appointment from one department to another department of Haryana, the benefit of part qualifying service toward person shall be admissible। वो सारी की सारी पिछले विभाग की सर्विस उसकी मानने योग्य है, वह सारी की सारी सर्विस पेंशन के लिए, जोड़ने के लिए, रेकनिंग के लिए, गणना करने के लिए प्रोवाइडेड, बशर्ते इट इज certified by head of department that the application for new subsequent appointment was submitted through proper channel। फिर वही बात आती है कि उसका एचओडी
पिछली सरकार का, पिछले विभाग का, पिछले विभाग का एचओडी कहेगा चाहे इसने थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई किया है तब होगा। डी, सब रूल डी में कहा ऑन अपॉइंटमेंट फ्रॉम पेंशनेबल टू नॉन पेंशनेबल ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जहां पेंशन है, जैसे कि एमसी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कमेटी, म्युनिसिपल काउंसिल, वहां पेंशन है। ऐसे संस्थान में आता है कि जो नॉन पेंशनेबल है, कुछ जगह नहीं है पेंशन, जैसे कि कुछ कॉर्पोरेशंस हैं वहां सीपीएफ है, वहां से ऑन अपॉइंटमेंट फ्रॉम पेंशनेबल टू नॉन पेंशनेबल, पेंशनेबल वाले से नॉन पेंशनेबल वाले ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है, सरकार में नहीं। ऐसे संस्थान से जहां पे पेंशन है और जहां पे पेंशन नहीं है वहां जा रहा है। तो ऑन परमानेंट एब्जॉर्प्शन और सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट ऑफ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई। तो आप ये परमानेंट एब्जॉर्प्शन भी समझ गए कि वो पिछली सीनियरिटी खत्म करके नई सीनियरिटी में आके शामिल होना, समाहित होना उसमें, इसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट मैंने कितनी बार क्लियर किया कि एक नौकरी छोड़ के थ्रू पर चैनल अप्लाई करके दूसरी नौकरी में जाना। ऑफ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय फ्रॉम ए डिपार्टमेंट टू ए नॉन पेंशनेबल ऑर्गेनाइजेशन अंडर एनी स्टेट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसी भी राज्य से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऐसी कोई है तो क्या होगा, प्रोरेटा पेंशनरी बेनिफिट सेल इन लमसम और अदरवाइज एज पर ऑप्शन एक्सरसाइज्ड बाय द कंसर्न्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय बी एडमिसिबल ऑफ द क्वालिफाइंग सर्विस रेंडर्ड बिफोर परमानेंट एब्जॉर्प्शन और सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट एज द केस में बी प्रोवाइडेड द एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड थ्रू प्रॉपर चैनल। कैसे मामले में प्रोरेटा पेंशन का प्रावधान है? प्रोरेटा कहते हैं अंशकालिक, उतने ही समय के जहां जितना लागू होता है टुकड़ों में, अंश उसका कोई शर्त वही है कि वो थ्रू प्रॉपर चैनल आया हो और प्रोरेटा पेंशनरी बेनिफिट शैल बी पेबल फ्रॉम द डेट ऑफ परमानेंट एब्जॉर्प्शन। ये उसके एप्लीकेशन पर आधारित था कि जी मैं नई पेंशन लूंगा या सारी लूंगा, पिछले भी लूंगा। तो ऐसे मामले में प्रोरेटा दी जाएगी। यदि प्रोरेटा का फैसला होता है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, तो प्रोरेटा पेंशन कब से देनी है? जिस दिन वो नई जगह पे आके अब्जॉर्ब हुआ है, उस दिन से आगे जितने साल बनेंगे वो प्रोरेटा हो गया उसका। कि जैसे कि 20 साल पर फुल पेंशन है आज की तारीख में, कभी 33 की होती थी, फिर 28 की हुई, 28 से अब 20 साल की है। 20 साल की सर्विस पे फुल पेंशन बनते, अर्थात 50% ऑफ द लास्ट पे ड्रान, एवरेज नहीं है आजकल, वो आगे चैप्टर आएगा कैलकुलेशन का, वहां समझाऊंगा मैं आपको। तो उस दर से जो उसका साल जितने बनते हैं, गणना होती है, रेकन होते हैं पेंशन के लिए, उतने सालों का प्रोरेटा पेंशन मिल जाएगी। अर्थात 20 पे फुल तो 10 से ज्यादा पेंशन है, 12 पे कितनी, 14 पे कितनी, 15 पे कितनी, दिस इज प्रोरेटा पेंशन। और सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट या सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट और या उस पे एंड शैल बी रिलीज्ड, और अदा कर दी जाएगी विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस। 6 महीने के भीतर दे दी जाएगी। 6 महीने कौन से? जिस दिन जब वो डॉक्यूमेंट पूरे दे देगा जो मांगे जाएंगे, जो चाहिए इस काम के लिए। द इनकम्बेंट हैज टू रिजाइन फ्रॉम सर्विस विच विल बी टेक्निकल फॉर्मेलिटी। और पुराने पोस्ट पे जब वो रिजाइन करता है दोस्तों, वो टेक्निकल रेजिग्नेशन माना जाता है, चाहे उसमें शब्द टेक्निकल का आए या ना आए। ध्यान देना इस बात पे। जब थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करने पर नई नियुक्ति पर जाता है और वहाँ उसको नौकरी छोड़नी है, वो रेजिग्नेशन सबमिट करना पड़ता है उसको, वो टेक्निकल रेजिग्नेशन माना गया। वो रेजिग्नेशन की परिभाषा में ना आकर के कंटिन्यूअस सर्विस मानी जाती है, चाहे उसमें टेक्निकल शब्द वो यूज करे एप्लीकेंट या ना करे। लेकिन कहता है जी वो रिजाइन उसका किया हुआ टेक्निकल फॉर्मेलिटी, एक फॉर्मल प्रक्रिया है,
वो मानी जाएगी। और आगे क्या कहा, नो फैमिली पेंशन शैल बी एडमिसिबल इन केस ऑफ डेथ आफ्टर द डेट ऑफ परमानेंट ऑब्जर्वेशन और सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट। ऐसे मामलों में फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी, ये क्लियर है। इसको आप अंडरलाइन कर ले, इस 2 लाइनों को मैंने भी की हुई अपनी किताब में, आप भी करें। आगे नोट है, द कंपिटेंट अथॉरिटी फॉर द पर्पस शैल बी द अपॉइंटिंग अथॉरिटी और हेड ऑफ डिपार्टमेंट विच एवर इज हायर। यहाँ बदल गई कंपिटेंट अथॉरिटी, मैं बता रहा था ना कि जगह जगह बदलती रहेंगी अथॉरिटियाँ, कहीं कुछ। यहाँ कौन है कंपिटेंट अथॉरिटी? कहता है इस कार्य के लिए, कौन सी कार्य के लिए? उसकी पेंशन बनाने के लिए, प्रोरेटा के लिए। क्योंकि प्रोरेटा में पिछले का तो कोई जिक्र है ही नहीं, पिछले का कोई बेनिफिट नहीं देना, नहीं नौकरी का बेनिफिट देना है, इसलिए सरकार को जाने की जरूरत नहीं कि इसकी कौन करेगा डिसाइड? अपॉइंटिंग अथॉरिटी, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी क्यों ना है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी का सवाल है, चाहे वो एचओडी है या अदर देन है। तो वही उसने कहा कि या तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी या एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, लेकिन इन दोनों में, अपॉइंटिंग अथॉरिटी और एचओडी में, विच एवर इज हायर, जो बड़ा होगा। अपॉइंटिंग अथॉरिटी, एचओडी कैन बी अपॉइंटिंग अथॉरिटी, वो एचओडी भी होता है और अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी होता है, तो इक्वल हो गया दोनों में। एक ही आदमी है, एक ही अथॉरिटी है। कई मामलों में क्या है कि एचओडी फील्ड स्टाफ में अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है, फील्ड के ऑफिस में, जैसे कि पीडब्ल्यूडी में है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर क्लास 4 के केस में, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर क्लास 3 के केस में, क्लर्क के केस में, और विभागों में एचओडी हेड ऑफिस में अपॉइंटमेंट करने के लिए कंपिटेंट है और फील्ड ऑफिस में करने के लिए फील्ड का अधिकारी, जैसे एक्साइज टैक्सेशन में है। तो ये अलग अलग विभाग में आपको अलग अलग मिलेंगे। हेल्थ में भी इसी तरह है, सिविल सर्जन है फील्ड का अपॉइंटिंग अथॉरिटी, लेकिन उसका एचओडी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज है। तो ये मैं आपको समझाने के लिए फंडे क्लियर कर रहा हूं। तो ऐसे बताया कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी और एचओडी में जो बड़ा होगा वो कंपिटेंट अथॉरिटी माना गया इस पर्पस के लिए। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और एक निवेदन और करता हूं कि मेरे वीडियो को बीच में स्किप ना करें, वरना फंडे छूट जाएंगे दोस्तों। ये कोई नहीं समझाएगा, ये सच्चाई है। आप भी मान रहे होंगे कि इस प्रकार कोई नहीं समझाएगा जिस प्रकार से मैं समझा रहा हूं आपको, एक एक बात समझा रहा हूं दोस्तों। आपको इससे बहुत फायदा होगा। अपने विभाग में केसों के निपटारे करने के लिए आपको फायदा होगा। जो एचएस के स्टूडेंट हैं उनको एग्जाम में तैयारी करने में सहायता मिलेगी। और मेरा दावा है कि मेरे से ये रूल समझे हुए आपको सफलता जरूर दिलाएंगे दोस्तों। इसलिए आप अपने सभी जितने भी आपके विद्यार्थी दोस्त हैं, कर्मचारी हैं जो एचएस में अपीयर होना चाहते हैं, उन सबको कहिए कि मुझे ज्वाइन करें। कैसे ज्वाइन करेंगे? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, और आपको मैं बहुत ज्ञानवर्धक बातें बताऊंगा, सभी रूलों पर प्रकाश डालूंगा। आरटीआई एक्ट पर भी ला रहा हूं मैं एक वीडियो, और एक वीडियो मैं और ला रहा हूं। सभी रूलों के तो हैं, जितने भी मुझे आपके जरूरत के हिसाब से विषय मिलेंगे, सभी विषयों पर वीडियो लाऊंगा दोस्तों मैं। क्योंकि मुझे पता है कि बिना ज्ञान के केस नहीं सुधर सकते, केस नहीं डील कर सकते, बिना ट्रेनिंग के नहीं हो सकते। ट्रेनिंग चाहिए, ज्ञान चाहिए। इसी के साथ दोस्तों अंत में मैं आपसे फिर यही निवेदन करता हूं कि आपने यदि मेरे वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो तुरंत करिए, और मेरे चैनल को बेल आइकॉन दबा करके सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि आपके पास मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे और मेरा भी हौसला अफजाई रहे। मुझे पता है कि आप देख रहे हैं मेरे वीडियो को, आप अपने दोस्तों को भी बताइए। देखिए, जितने ज़्यादा संख्या में आप होंगे मुझे खुशी होगी उसकी, कि मेरा ज्ञान जो है ना सभी जगह जा रहा है, सबके काम आ रहा है। लाखों कर्मचारी हैं, सभी को बताइए। स्मार्टफोन का जमाना है, सबके हाथ में स्मार्टफोन है, सभी को बताइए। मैं आपके बड़े ज्ञानवर्धक वीडियो लेके आ रहा हूं दोस्तों। इसी के साथ नमस्कार।